नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक सामान्य विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षाएं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पटवारी, पुलिस सभी एक दूसरी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, देखते हैं आज सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो दोस्तों, जो एक माइक्रोन होता है वो 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है, और जिसको दोस्तों मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 10 की पावर -3 मिलीमीटर। और इसका भाग देंगे तो दोस्तों आएगा 0.001 मिलीमीटर। तो इसको आप याद रखना कि एक माइक्रोन होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। देखो, एक मीटर के दोस्तों 10 लाखवें भाग को एक माइक्रोन कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा पूछा गया है, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों तथा गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस के में मापा जाता है। दोस्तों बताना, क्यूरी में, रेम में, रोंटगन में और रेड में। दोस्तों बताना, मानव शरीर में एक्स किरणों और तब गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है। तो दोस्तों ये नापा जाता है रेड यूनिट में। इसकी इकाई है दोस्तों रेड यूनिट। इसके बाद सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल बताना दोस्तों कौन सा है। सबसे दोस्तों क्षीण बल किसे कहते हैं। तो चार ऑप्शन दिए दोस्तों, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, नाभिकीय बल और गुरुत्वीय बल। तो दोस्तों सबसे जो क्षीण बल होता है वो दोस्तों होता है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशन फोर्स। ये दोस्तों सबसे कमजोर बल होता है, इसे दोस्तों सबसे दुर्बल बल भी कहा जाता है। फिर इसके बाद चौथा देखते दोस्तों, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह किस प्रकार व्यवहार करेगी। मरकरी के पृष्ठ सतह से ऊपर होगी, मरकरी में डूब जाएगी, मरकरी में घुल जाएगी, अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये क्या होगी, मरकरी के जो है पृष्ठ सतह पर तैरेगी, क्या होगी, ऊपर होगी। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। दोस्तों बताना, 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखी हुई बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों बताना, थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सारा पानी बर्फ बन जाएगा और सारी बर्फ पिघल जाएगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न को छठवां देखते, छठवें में क्या पूछा गया, गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। दोस्तों गैसों का जो विशिष्ट ताप होता है सीपी और सीवी। सीपी होता है दोस्तों स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और सीवी होता है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। इन दोनों में दोस्तों संबंध होता है सीपी माइनस सीवी बराबर आर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सीपी माइनस सीवी बराबर आर अपॉन जे। प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होती है। दोस्तों बताना, प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों चार ऑप्शन थे, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, एम्पियर प्रति वोल्ट और वोल्ट स्क्वायर इंटू एम्पियर। तो दोस्तों प्रतिरोधकता की जो यूनिट होती है दोस्तों वो होती है वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। दोस्तों बताना, बायल के नियम का प्रयोग होता है, पास्कल का नियम होता है, बर्नौली का सिद्धांत प्रयोग होता है, या आर्किमिडीज के सिद्धांत का। तो दोस्तों हाइड्रोलिक जो प्रेस होता है वो दोस्तों जो है द्रवों से संबंधित है, और दोस्तों इसके लिए जो पास्कल का नियम लागू होता है, पास्कल ने का नियम लागू होगा। इसके बाद दोस्तों नौवां देखते हैं, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब खाली जगह बढ़ जाता है, त्वरण बढ़ जाता है, या गति ऊर्जा बढ़ती है, या स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, या दोस्तों द्रव्यमान बढ़ता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्वरण। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से दोस्तों ऊपर से गिराई जाती है तो दोस्तों वेग में जो परिवर्तन होता है वो दोस्तों त्वरण के बराबर होता है। प्रकाश के खाली जगह के कारण सितारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो दोस्तों जो प्रकाश का जो विकिरण होता है, विकिरण के कारण दोस्तों तारे कैसे होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों विकिरण है।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11वां पूछा है। इसमें सही जोड़ी मिलान करनी है, सुलेमित करना है। रिएक्टर स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल, केल्विन स्केल और मिलीबार स्केल। तो दोस्तों रिएक्टर स्केल पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता मानी जाती है। तो दोस्तों ए का तीसरा है। दूसरा है दोस्तों ए का तीसरा दोस्तों इसमें दिया है कूट नंबर ए में। और दोस्तों ब्यूफोर्ट स्केल, जो ब्यूफोर्ट स्केल होता है दोस्तों, इसमें जो है हवा की गति को मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों? हवा की गति को। केल्विन स्केल दोस्तों परमताप पैमाना होता है। और दोस्तों मिलीबार स्केल दोस्तों ये दाब का पैमाना होता है। तो दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें नया मोटिवेशन देता है। इसी तरह के दोस्तों हम वीडियो आपके लिए रोज लाते रहते हैं। पहला प्रश्न 12 पूछा दोस्तों, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है कौन सा लेंस? पोलराइड, अवतल लेंस, द्विफोकसी लेंस, उत्तल लेंस। तो दोस्तों 3D फिल्म देखने के लिए दोस्तों चश्मों में पोलराइड की फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। पोलराइड की फिल्म होती है दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जाता है पोलराइड। दृष्टि के पक्षद्वीप सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है स्पेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप, कैमरा और दोस्तों सिनेमा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो कैमरा। दृष्टि के पक्षद्वीप सिद्धांत के आधार पर कैमरा दोस्तों कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? बॉयल चक्र पर, कार्नोट चक्र पर, ऑटो चक्र पर या दोस्तों डीजल चक्र पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑटो चक्र पर दोस्तों आधारित होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 पूछा गया, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? तो दोस्तों कार्य पूछा गया। कार्य जो होता है W बराबर होता है दोस्तों J इंटू क्यू। इस फार्मूले से दोस्तों इसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या जल का स्थायी कठोरता का कारण है? दोस्तों पता है जल में दोस्तों कठोरता दो प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। तो दोस्तों बताना स्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो दोस्तों स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम सल्फेट। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। कैल्शियम सल्फेट का दोस्तों फार्मूला होता है, वो होता है दोस्तों CaSO4। CaSO4 ये कैल्शियम सल्फेट होता है, इसके कारण जो जल की स्थायी कठोरता होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न का बताना है, किस कारण से लोहे में जंग लगता है? दोस्तों लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, जो नमी और वायु की उपस्थिति में दोस्तों लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे दोस्तों जंग लगना कहा जाता है, या इसी को दोस्तों संक्षारण भी कहते हैं। संक्षारण के क्या होता है दोस्तों? जंग लगने के कारण धातु धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। तो दोस्तों बता लोहे में जंग का कारण क्या? अपचयन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, CO2 के साथ अभिक्रिया और दोस्तों ऑक्सीकरण। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया और दोस्तों ऑक्सीकरण। तो दोस्तों जो संक्षारण होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है। दोस्तों इसका दूसरा सही है और दोस्तों चौथा सही है। तो कूट में देखते हैं दूसरा और चौथा किसमें दोस्तों, तो इसमें 17 का ए इसका दोस्तों राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न को 18 देखते हैं, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। दोस्तों बताना शुष्क पाउडर जो अग्निशामक होता है आग बुझाने की मशीनों में, वो दोस्तों बताना शुष्क पाउडर किस चीज का होता है? तो बालू और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट और बालू। तो दोस्तों जो शुष्क पाउडर होता है अग्निशामक यंत्रों मशीनों में, वो दोस्तों आपका होता है दोस्तों बालू और दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों बालू को सिलिका कहा जाता है, इसका सूत्र होता है दोस्तों SiO2। बालू का सूत्र होता है दोस्तों SiO2, सिलिका बोलते हैं बालू को। और सोडियम बाइकार्बोनेट का दोस्तों NaHCO3। इन दोनों का मिश्रण दोस्तों अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक पूछा गया 18वां, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जल में किस रूप में किया जाता है? दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर जो होता है एक कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और दोस्तों क्या करता है, जल को शुद्ध करने का काम करता है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा गया 19 में, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल में किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी के रूप में, स्कंदन के रूप में, प्रतिजैविक के रूप में या रोगाणु नाशी के रूप में। तो दोस्तों इसका जो किया था रोगाणु नाशी, अर्थात जो उसमें कीटाणु होते हैं उनको दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर की सहायता से उन कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। इसे दोस्तों बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड
या दोस्तों इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है और ये रासायनिक नाम, और इसका दोस्तों दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो दोस्तों इसका उपयोग रोगाणुओं को, कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। दोस्तों बताना, वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? धूम कोयरा के रूप में, बिंदुकों के रूप में, आर्द्रता के रूप में और ये सभी के रूप में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आर्द्रता के रूप में। जो वायुमंडल में नमी होती है, जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है, वो आर्द्रता के रूप में दोस्तों पाई जाती है। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त दोस्तों पदार्थ बताना कौन कौन सा है? कांच के निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्रियां प्रयुक्त हो जाती है कच्चे माल के रूप में? तो बालू सल्फर सोडा, बालू सोडा चूना पत्थर, बालू चारकोल सोडा, चूना पत्थर चारकोल और दोस्तों सल्फर। तो दोस्तों बताना कांच के निर्माण में कौन सी सामग्री? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप आईएमपी लगाइए, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों जो कांच के निर्माण में दोस्तों जिन कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो दोस्तों बालू, सल्फर और सोडा। ये दोस्तों तीन चीजें होती हैं, इनका प्रयोग कांच के निर्माण में किया जाता है। बालू दोस्तों सिलिका को कहा जाता है, सल्फर दोस्तों गंधक को कहा जाता है और सोडा दोस्तों NaOH या QH, ये दोस्तों सोडा होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। 22वां, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? दोस्तों अभी हमने प्रश्न ऊपर ही हल किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों डी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं, 23 में क्या पूछा गया। 23वां प्रश्न, तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा गया है, जीवाश्म आयु की गणना दोस्तों किस तकनीक द्वारा की जाती है? दोस्तों बताना, जीवाश्मों की जो आयु की गणना है किस तकनीक द्वारा की जाती है? चार ऑप्शन दे दो, वार्षिक घेरों को गिनकर, दूसरा दिया दोस्तों रेडियो कार्बन काल निर्धारण, माइक्रो परिचालन और इलेक्ट्रोपोरेशन। तो दोस्तों बताना, जीवों की आयु की गणना किस तरीके से या किस मेथड से की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रेडियो कार्बन काल निर्धारण। रेडियो कार्बन पद्धति जो होती है दोस्तों, इसकी सहायता से जो है जीवाश्म की आयु की गणना आसानी से की जाती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24वां पूछा गया, सुमेलित करना है कॉपर सल्फेट, पेनिसिलिन और यूरिया। तो दोस्तों इसका देखते हैं, एक तरफ सूची 1 दिया है, एक तरफ सूची 2 दिया है। तो दोस्तों जो कॉपर सल्फेट है दोस्तों, ये इसको फंगस नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा होगा दोस्तों, दूसरा है दोस्तों पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यूरिया का उपयोग दोस्तों उर्वरक या खाद बनाने में किया जाता है। दोस्तों यूरिया का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है NH2CONH2। दोस्तों ये यूरिया का सूत्र है। और दोस्तों यूरिया का जो उपयोग जो है खाद बनाने के रूप में या उर्वरक बनाने के रूप में किया जाता है। और कॉपर सल्फेट का प्रयोग दोस्तों फंगस नाशी, फंगस को मारने के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोस्तों बताना सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है? एक क्षार की, दोस्तों चतुक्षार की, त्रिक्षार की और द्विक्षार की। तो दोस्तों जैसा कि पता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका सूत्र होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। H2SO4। दोस्तों जब सल्फ्यूरिक अम्ल को आयनित करेंगे, जल में घोलेंगे, तो इसके दो हाइड्रोजन के जो दो ये आयन अलग हो जाएंगे और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हाइड्रोजन जो विस्थापित होता है, ये हाइड्रोजन आयन देता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों जो जो अम्ल जो होते हैं दोस्तों, इनको जब जल में घोला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। ये अम्ल की दोस्तों विशेषता होती है। तो दोस्तों H2SO4 क्या अम्ल है और इसमें दोस्तों दो हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं। इसकी दोस्तों इसकी क्षारकता जो है 2 होती है। अगर दोस्तों जिस अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु 3 विस्थापित होते हैं तो उनकी क्षारकता 3 होती है। और जिस अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु 1 विस्थापित होता है तो दोस्तों वो एक क्षारीय अम्ल होता है। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 परमाणु विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसकी क्षारकता दोस्तों 2 है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों एक द्विक्षार की, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या करता है? विस्थापित करता है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न। तो आप आशा है आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और आपसे पुनः विनम्र आग्रह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रश्नोत्तरी को लाइक और शेयर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।